हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है क्या, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग के प्रकार। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक और सबसे फर्स्ट टाइप हम लेंगे तो वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, वी एवरेज, औसत वेग। तो देखो, किसी भी रिएक्शन की एक लॉन्ग टाइम इंटरवल में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे ही क्या बोला जाता है, एवरेज रेट। समझ गए बच्चों कि एक लंबे समय अंतराल में जो भी अभिक्रिया का वेग होता है उसे ही क्या बोला गया है यहाँ पर, औसत वेग। मतलब है कि द रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड वी एवरेज। एक लंबे समय अंतराल में मापा गया अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है, एवरेज वेग, औसत वेग। हम जिसको इस रिलेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एवरेज रेट इक्वल टू होगा प्लस माइनस, ठीक है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, डेल्टा सी अपॉन में है टाइम टेकन फॉर द चेंज, मतलब डेल्टा टी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी और परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी। तो इस तरह से बी एवरेज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। जब आप देखते हैं, मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन में बताया था कि जब आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो यहाँ माइनस लगा देते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी के आगे, और जब आप किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, प्रोडक्ट के, तो प्लस लगा देते हैं। तो ये तो हम प्लस माइनस अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, तो आप इसे नोट करें। अब देखो, जो एवरेज रेट है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि दो टाइम जो है ये लिए गए, दो टाइम्स लिए गए हैं, T1 और क्या, T2। तो ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल में जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब C1 और क्या ली जाए, C2। तो दो हमें क्या करना होगा कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मैंने किसके रिस्पेक्ट में लिया है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के दो टाइम्स पर दो कॉन्सेंट्रेशंस मेजर की गई, समझ गए ना, किसकी, रिएक्टेंट की। मान लो पहली थी C1 और दूसरी क्या है, C2। पहला टाइम था T1 जब कॉन्सेंट्रेशन C1 की, और T2 पर क्या हो गई, C2। तो जब हम एवरेज रेट निकालेंगे तो हम लिखेंगे रिस्पेक्ट किसके है, ये रिएक्टेंट के, तो माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 माइनस C1, और डेल्टा टी इक्वल टू हो गया T2 माइनस T1। तो इस तरह से एक टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन चेंज, इनका रेशियो निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा, एक एवरेज रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से बी एवरेज मान लिया जाए कि ये कंसंट्रेशन थी इनिशियल 0.02, फाइनल हो गई 0.01, तो हम लिखेंगे माइनस 0.01, मतलब हमारे पास ये है C1 और C2, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास C2 और C1 हो गई ये। तो इस तरह से इसका जो एवरेज रेट आया वो हो गया 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। टाइम मैंने यहाँ पर किस में ले लिया है, सेकंड में। तो इस तरह से हम क्या करें कि एक कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके दो टाइम्स ले लें, दो कंसंट्रेशंस ले लें और उनका रेशियो ले लें, तो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, एवरेज रेट। तो आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, तात्कालिक वेग या इंस्टेंट रेट। तो देखो, कोई भी रिएक्शन एक लॉन्ग टाइम इंटरवल तक चलती है, तो उसमें जब हम रेट मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एवरेज रेट, है ना। अब उस रिएक्शन के किसी टाइम इंस्टेंट में अगर रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया जाए तो उसे बोला जाता है इंस्टेंट रेट। मतलब पूरी रिएक्शन के किसी क्षण में, कि मान लो 1 मिनट तक चली, तो उस 1 मिनट के सेकंड के किसी फ्रैक्शन में कितनी चली होगी, तो किसी टाइम के किसी इंस्टेंट में, ठीक है, उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट रेट या इंस्टेंटेनियस रेट। समझ गए बच्चों कि अभिक्रिया लंबे समय तक चली तो उसके किसी एक क्षण में कितनी हुई, मतलब रिएक्शन किसी क्षण में जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, तात्कालिक वेग।
समझ गए ना? इस तरह से मैंने लिखा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड, ठीक है, VINS, मतलब इंस्टेंट रेट। किसी क्षण अभिक्रिया का वेग तात्कालिक वेग कहलाता है। समझ गए ना? अगर हम V जो इंस्टेंट रेट निकालेंगे तो हमें यहाँ पर डेल्टा T, ठीक है, टेंस टू 0, मतलब है कि इसमें जो टाइम इंटरवल होगा वो इतना इनफाइनेटेसिमली स्मॉल होगा कि लगभग हम 0 की तरफ मान सकते हैं, मतलब वो 0 की तरफ जा रहा है। 0 तो नहीं है लेकिन क्या है, 0 की तरफ है। बहुत ही स्मॉल टाइम, तो बहुत ही स्मॉल टाइम मतलब है टाइम इंस्टेंट में। समझ गए ना? इसे हम क्या बोल सकते हैं, टाइम इंस्टेंट में। तो जो कंसंट्रेशन चेंज होगी उस टाइम इंस्टेंट में, तो इस कंसंट्रेशन चेंज और टाइम इंस्टेंट का यही रेशियो क्या कहलाएगा, एक इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंट रेट। समझ गए? मतलब एक क्षण में अभिक्रिया का वेग ही क्या है बच्चों, सीधा सीधा है तात्कालिक वेग। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है इंस्टेंट रेट का, इस तरह से प्लस माइनस dc अपॉन dt। जैसे ये रिएक्शन लिखी है तो इसको भी हम वैसे ही जैसे एवरेज रेट को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से V इंस्टेंट इक्वल टू, तो देखो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लोगे तो -1 अपॉन N1 dA अपॉन dt, N2 के लिए लें तो माइनस, ठीक है, B के लिए है तो -1 अपॉन N2 dB अपॉन dt। इसी तरह C, इसी तरह है D के लिए निकाल सकते हैं। समझ गए ना? तो पहले आप इसे नोट कर। अब देखो इंस्टेंट रेट कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये है कंसंट्रेशन वाली एक्सिस और ये है टाइम। तो हम जानते हैं कि कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर एक ग्राफ लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू, ये किसके है, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लें तो इस तरह से कर्व मिलेगा। तो इंस्टेंट रेट का मतलब है कि इस पूरे कर्व के किसी भी एक पॉइंट पर रेट क्या रहा हो। मान लो यहां से यहां के बीच में, तो ये तो एवरेज हो जाएगा। मान लो मैंने कहा इस पॉइंट पर रेट क्या होगा, अर्थात टाइम इंस्टेंट t पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहा होगा। तो इसके लिए क्या करें कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म के बीच में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उसकी जो ग्राफ मिला है कर्व, उसके किसी एक पॉइंट पर क्या करें, एक इस तरह से एक टेंजेंट स्ट्रेट लाइन खींच लें ऐसी। समझ गए ना? और इस जो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, टेंजेंट का जो स्लोप है, वो कैलकुलेट कर। वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इस तरह से एक टेंजेंट ली और इस तरह से यहां पर इस पॉइंट पर ये निकाल लिया क्या, dt, और यहां पर क्या आ गया, dc। तो ये जो थीटा है स्लोप, चाहे यहां का ले लो आप थीटा, चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो, थीटा तो सेम आएगा ना। तो इस पॉइंट का थीटा हो, चाहे ये थीटा हो, चाहे ये थीटा हो, बिल्कुल सेम है। तो इस थीटा की वैल्यू, ठीक है, tan थीटा के फॉर्म में लेना है, तो कैसे कैलकुलेट करें, या इसकी, तो हमें यहां से हम टाइम को ये देख लें कि हमारे पास ये टाइम, ये क्या है डिफरेंस यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का कंसंट्रेशन चेंज क्या है। तो इस तरह से ये एक टेंजेंट लेकर, एक स्ट्रेट लाइन लेकर इसका स्लोप निकालना है, और इस स्लोप से ही क्या निकाली जा सकती है, क्या निकाला जा सकता है, इंस्टेंट रेट, क्योंकि स्लोप इक्वल टू होगा माइनस dc अपॉन dt। तो इस तरह से द इंस्टेंट रेट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बिटवीन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, वर्सेस टाइम एट द इंस्टेंट टाइम। मतलब किसी भी टाइम इंस्टेंट पर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ ली गई है उसकी एक टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करें, वो स्लोप ही किसके बराबर होगा, इंस्टेंट रेट के बराबर। समझ गए बच्चों कि सांद्रता और समय के बीच में जो ग्राफ लिया जाता है उसमें जो कर्व बनती है उसके किसी एक पॉइंट पर रेट क्या रहा होगा, उस रेट को निकालने के लिए एक स्पर्श रेखा इस तरह से टेंजेंट जो है स्ट्रेट लाइन जो इस पॉइंट को स्पर्श करती हुई जा रही है, तो इसको ले और इसका स्लोप निकालना, ढाल निकालना।
इस ढाल की वैल्यू ही किसके बराबर है, एक तात्कालिक वेग के बराबर है। तो इस तरह से हमें इंस्टेंट रेट निकालना होता है जो किसके बराबर है, एक टेंजेंट की स्लोप के बराबर। तो आप इसे नोट कर। अब देखो, अगर हम v एवरेज मतलब है कि एवरेज रेट, औसत वेग और समय t के बीच में रिएक्शन का जो समय चल रहा है उसके बीच में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हम देखेंगे कि वो इस तरह का ग्राफ आएगा। मतलब क्या है कि v एवरेज जो रेट है वो टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा। मतलब बिल्कुल इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तब एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चेंज आएगा। समझ गए ना? मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में, क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो एक बार रेट मेजर किया मान लो 10 मिनट में, फिर 10 मिनट हो जाने के बाद फिर अगली बार 10 मिनट में ही आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज मेजर करोगे तो फिर कम आएगा, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो गया। तो उतने ही टाइम इंटरवल में आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज फिर कम हो जाएगी। फिर अगले 10 मिनट बाद फिर मेजर करें आप तो फिर वो डेल्टा सी की वैल्यू फिर कम होती जाएगी। मतलब सीधा सा है कि जैसे जैसे डेल्टा टी क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी ठीक है, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा डेल्टा सी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होगा, जबकि डेल्टा टी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब है कि टाइम इंटरवल कांस्टेंट रखें और रिएक्शन के टाइम को देखें तो हर इंटरवल में जो डीसी की वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जाएगा। तो जब डीसी डिक्रीज होती जाएगी और टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहेगा तो सीधा सा है कि जो डीसी अपॉन डीटी का जो रेशियो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और इस तरह से एवरेज रेट टाइम के साथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज। मतलब ये है कि एवरेज रेट को टाइम के साथ अगर हम इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो हम देखेंगे कि एवरेज रेट टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा और जब एक कंडीशन ऐसी भी आ जाएगी जहां डेल्टा सी जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा सी का वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है एवरेज रेट डिक्रीज होता जाएगा। अब हम आते हैं कि इंस्टेंट रेट में क्या इफेक्ट पड़ता है। समझ गए बच्चों ना? मैं अगर डीसी बोल गया हूं तो ये है डेल्टा सी, सॉरी है ना, डेल्टा सी जैसे जैसे डिक्रीज होगा डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगा तो ये रेशियो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब हम आते हैं कि इंस्टेंट रेट के बारे में। तो देखो इंस्टेंट रेट बहुत ही मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में कंसंट्रेशन चेंज है। तो वो जो कंसंट्रेशन चेंज होता है जबकि हमारे पास ये जो है डेल्टा टी जो है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल है। मतलब ये कहें कि ये कहाँ की तरफ है, जीरो की तरफ, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम है ये डेल्टा टी। तो इतने से टाइम इंटरवल में कंसंट्रेशन चेंज होना जो होती है वो बहुत ही क्या है, बहुत ही कम होती है। तो एक टाइम इंटरवल dt में एक बार dc कैलकुलेट करें, फिर दूसरे में कैलकुलेट करें, तीसरे में कैलकुलेट करें तो dc में कोई जानने योग्य चेंज नहीं आएगा। मतलब ये है कि dc मान लो dt 1 है और उस समय dc 1 है, फिर dt ठीक है दूसरे dt में आपने कैलकुलेट किया वो dc 2 है, तो ये देखा गया कि dc 1 लगभग क्या होगा, dc 2। तो इसका मतलब है कि dc अपॉन dt एक बार कैलकुलेट किया जाए dc अपॉन dt, दूसरी बार कैलकुलेट किया जाए तो लगभग ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब इतने टाइम जो इंस्टेंट टाइम में कंसंट्रेशन चेंज जो है वो टाइम के साथ उसकी वैल्यू में कोई विशेष चेंज नहीं आ रहा। जैसे मान लो आप 1 किलोमीटर तक चलते हैं 1 घंटे में, फिर अगले 1 घंटे में आप 1 किलोमीटर ना चल पाके थोड़ा कम चल पाएंगे क्योंकि थक जाएंगे, लेकिन 1 सेकेंड में कितने चला होगा, तो चाहे आप कितने भी लंबे समय तक चलते रहें लगभग 1 सेकेंड में आपकी स्पीड लगभग वही आएगी, कोई खास अंतर नहीं आएगा। तो लॉन्ग टाइम इंटरवल में तो कंसंट्रेशन चेंज में जो होता है ना डीसी मतलब डेल्टा सी की वैल्यू में कुछ चेंज आता है टाइम के साथ, लेकिन जो डीसी है इसका टाइम के साथ कोई विशेष चेंज नहीं आता। तो इसका वेरिएशन जो है आप देखेंगे टाइम के साथ वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, टाइम के साथ ये लगभग कांस्टेंट रहेगा और ये इस तरह से होगा। तो आप इसे नोट कर
अब देखो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कि आपको अगर एक ग्राफिकली एक डायग्राम मतलब दे रखा हो तो उसके बेस पर आप एवरेज रेट और इंस्टेंट रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लिया जाए कि ये है टाइम एक्सिस 0, 200, 400, 600, 800 और ये हो गया 1000 सेकेंड का, ठीक है। इस तरह से ये टाइम एक्सिस है और यहाँ कंसंट्रेशन दी गई है 0.02, 0.04, 0.06, 0.08 और 1। मतलब मैंने थोड़ा यहाँ गैप ज़्यादा हो गया क्योंकि ग्राफ को सही समझाने के लिए ऐसा कर दिया है। ये ग्राफ ली तो ये एक कर्व आई आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए ना। आपने देखा कि ये एक कर्व बनी, तो एवरेज रेट मान लो आपको निकालना है, तो एवरेज रेट मान लो यहाँ से लेके और यहाँ के बीच में कैलकुलेट करना है, समझ गए ना। मतलब आपको यहाँ तक का ये इतना कितने में निकाला है मैंने एवरेज रेट 800 मतलब है 1000 टाइम तक, ठीक है। यहाँ तो सीधा सा है कि आपको कहाँ से कहाँ के बीच का एवरेज रेट निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि वो टाइम जो है 200 से लेके, ठीक है, और 1000 का टाइम इंटरवल हो गया। मतलब ये जो हो गया आपके पास यहाँ T2 तो हो गया कितना 1000 सेकेंड और T1 जो है वो कितना है आपके पास 200 सेकेंड और C1 C2 भी आप देख रहे हैं कि आपके पास जो C1 है वो है 0.08 और C2 हो गया 0.02। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका क्या हो गया एवरेज रेट, जो कि अपने पहले भी पढ़ लिया है किस तरह से दो कंसंट्रेशन दो टाइम का रेशियो लेना और अब मान लो आपको इंस्टेंट टाइम निकालना है, ठीक है। ये टाइम इंस्टेंट जो है मतलब ये है कि बी इंस्टेंट, ठीक है, एट 600 सेकेंड कि जब 600 सेकेंड जब रहा होगा तो 600 सेकेंड के उस पॉइंट पर 600 सेकेंड पर कितना रेट रहा होगा रिएक्शन का। तो हम 600 पॉइंट के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर एक पॉइंट ले लें, इसमें ये कर्व में, और यहाँ पर एक ये टेंजेंट ले लें। टेंजेंट की या तो स्लोप निकाल लें या फिर आप ऐसे ले लें कि यहाँ से टाइम इंटरवल निकाल लें और यहाँ से कंसंट्रेशन चेंज निकाल लें। क्यों? क्योंकि VINS इंस्टेंट रेट इक्वल टू DC अपॉन dt। तो DC तो ये हो गया इतना डिफरेंस और dt ये हो गया इतना। बस अब आप उसे कैलकुलेट कर लें, जो कि 5 × 10⁻⁻5 मोल मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आएगा। तो इस तरह से किसी भी, मैं कहूँ कि आपको 800 सेकंड में निकालना है तो यहाँ पॉइंट लें और उसका DC dt कैलकुलेट कर लें। मैं कहूँ कि आपको 400 में कैलकुलेट करना है, यहाँ कहीं पॉइंट लें और यहाँ पर DC dt कैलकुलेट कर लें, या फिर इस तरह से ग्राफिकली इसका tan थीटा निकालना, थीटा की वैल्यू के बेस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इंस्टेंट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं और एवरेज रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया हो तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो एक रेट और होता है वो है इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट का मतलब होता है कि रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्ट होने के टाइम में रिएक्शन का रेट जो मैक्सिमम होता है, मतलब है कि किसी रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्ट होते ही जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे बोलते हैं इनिशियल रेट, जो कि पूरी रिएक्शन में मैक्सिमम होगा। अब इसे कैसे डिटरमाइन करें? तो सीधा सा है कि जो कंसंट्रेशन टर्म के बीच का जो ग्राफ है, उसकी जो कर्व है, उसके उस वहां पर एक पॉइंट लें जो लगभग टाइम इक्वल टू किसके बराबर हो 0। तो उस पॉइंट पर एक इस तरह से टेंजेंट ले लें और उस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर लें, वो स्लोप ही किसके बराबर होगा इनिशियल रेट का। तो इस तरह से हम कहें कि इस पॉइंट पर और आगे इस पॉइंट पर, तो जहां कहीं एक पॉइंट पर एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो ये थीटा निकाल लें, चाहे आप यहाँ का थीटा निकाल लें, ठीक है, चाहे इस पॉइंट पर थीटा निकालना। तो इस तरह से वो जो पॉइंट थीटा आएगा वही क्या होगा, उसका थीटा से ही हम क्या स्लोप निकलाएंगे और इस तरह से हम स्लोप से ही किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इनिशियल रेट। तो यही मैंने लिखा है कि रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, इनिशियल रेट अभिक्रिया के प्रारंभ में वेग को प्रारंभिक वेग कहते हैं। मेजर्ड कैसे करते हैं? बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एट t इक्वल टू 0। इसके मापन के लिए क्या करें? सांद्रता और समय के ग्राफ में t बराबर 0 के संगत, ठीक है, एक स्पर्श रेखा लेकर उसका ढाल ज्ञात करते हैं जो इनिशियल रेट के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इनिशियल रेट इससे
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको मैंने तीनों रेट्स बता दिए रिएक्शंस के, एवरेज रेट, इंस्टेंट रेट और इनिशियल रेट, तीनों का मेजरमेंट बता दिया, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चंस बताए। यूनिट सबकी एक ही है, ठीक है, जो मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन में यूनिट्स बताई हैं उसी बेस पर इनकी यूनिट्स निकलती हैं। तो हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।